Hello. Hi everyone. So today we are starting with our very first lecture, that is of business studies, nature and significance of management. So what do you understand with the term nature and significance? First going on with management. अब आपको क्या लगता है, आप मैनेजमेंट समझ के क्या करते हो, क्या सोचते हो? तो इट्स अ डिविजन ऑफ थ्री टर्म्स. हाउ management. First, it is how you will manage your things. Second, it's done by whom, and it is done for what. So T represents here things. Manage men and of things. So how a man manage all of the things in an organization signifies the terms management. Okay. So why it is important, क्या उसका नेचर होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, क्या उसकी नेसेसिटी है, ये हम देखेंगे. अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग. There are various definitions given by the various professors which will seek into. What we'll see is our first definition, that is management is the process of designing and maintaining. मेरे साथ आप अंडरलाइन करते चलना, आप अपना पीडीएफ या आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिजाइन और मेंटेन करने का. क्या मेंटेन करने का? मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट. एक एनवायरमेंट, ऐसा आप एनवायरमेंट बनाओ मैनेजमेंट से, इन विच जो भी इंडिविजुअल्स वहां पे काम कर रहे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो इन ग्रुप्स इफेक्टिवली एकम्प्लिश कर सके अपने एम को. ठीक है. मतलब इसका ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ से कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या डिफाइन करता है, ये बताता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसे डिजाइन और उसे ऐसे मेंटेन करो ताकि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक ग्रुप की तरह आके काम करे, और साथ ही साथ एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करे जहाँ पे एफिशिएंटली उनका जो गोल है वो एकम्प्लिश हो पाए. अब एफिशिएंटली एक गोल, उसके लिए हमें देखना है कि efficiently, C here refers to cost. efficiently मतलब कितने कम कॉस्ट में हम कितनी सही तरीके से अपना मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कर सकते हैं. तो ये डेफिनेशन हमें किसने दी थी? हैरोल्ड कुंज एंड हेन वेरिच. हेरन कुंज एंड हेर वेरिच, ये इन्होंने, इन दोनों ने मिलके हमें इस डेफिनेशन के बारे में बताया था, इस डेफिनेशन को डिवाइस किया था. ठीक है. अब हम एक बार वापस पूरा पढ़ेंगे, हम ट्राई करेंगे, बिकॉज क्योंकि सीयूएट जो है वो एक एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में आता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस के पॉइंट्स है ना, किसने बोला है, क्या बोला है, क्या उसकी वैल्यू है, वो हमें देखते हुए चलना है. ठीक है. यस. सो एक बार हम इसको वापस पढ़ लेते हैं. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट. साथ में बोलिएगा आप. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of designing and maintaining an environment in which the individuals working together in groups efficiently efficiently accomplish their selected aims. See, it's not important कि आपको एक बार बोलोगे और याद हो जाएगा. You need to work on your terms. आपको उसको एक प्रोसेस की तरह याद करना है. ठीक है. कि किसके बाद क्या आता है, उसको आप समझ के याद करोगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप सिर्फ एक फ्लो में याद समझने की उसे कोशिश करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए याद रख पाओगे. लेकिन आप उसे तोड़ तोड़ के उस प्रोसेस को समझ के पढ़ोगे तो आप उसे ज्यादा टाइम के लिए रिटेन कर पाओगे. एंड बिकॉज ये एमसीक्यू है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक एक टर्म्स पे फोकस कर रहे हो, आप उसका कोई सिनोनिम वहां नहीं लगा सकते हो. ठीक है. वरना आप यहाँ पे एफिशिएंटली की जगह कॉस्ट इफेक्टिवली बोल सकते थे या कोई और टर्मिनोलॉजी यूज कर, लेकिन नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि वो आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंज आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी रहेगी और इनमें से कोई भी एक वर्ड मिसिंग रहेगा और चार ऑप्शंस रहेंगे और आपको बताना होगा कि क्या मिसिंग है. ठीक है. तो हम दोनों वेज में पढ़ाई करेंगे. क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू है तो मैं साइमल्टेनियसली आपको ये भी बताती जाऊंगी कि एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. तो हमें वो ध्यान रखना है. अब उसके अलावा सेकंड डेफिनेशन पे हम आते हैं. सेकंड डेफिनेशन दी गई थी रॉबर्ट एल ट्रेवेलरी एंड एम जी न्यूपोर्ट. ठीक है. अब ये क्या कहते हैं, इनका कहना था
कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन in order to achieve coordination of the human and material resources essential in effective and efficient अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब इन्होंने काफी सारी टर्मिनोलॉजीज का यूज किया, काफी इन डेप्थ डेफिनेशन दी है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जहां पे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीजों को कंट्रोलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। हम आगे पढ़ेंगे और आगे हम ये भी देखेंगे कि इन पे चैप्टर्स भी बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक बहुत एप्ट डेफिनेशन मानी गई थी और इसमें बोला गया था कि कैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है। क्यों यूज होती है, ये सब प्रोसेस हम क्यों यूज करते हैं, सो दैट हम कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाए ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज तो हमें पता है मैन हो गए जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और मटेरियल रिसोर्सेज क्या हो गए जो बाकी हम टेक्नोलॉजीज और बाकी चीजों को ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से जब कोऑर्डिनेट होके काम करेंगे तभी हम देख पाएंगे कि वो सही वे में वर्क कर रहे हैं या नहीं, राइट। तो अब वो चीज क्यों जरूरी है, क्यों एसेंशियल है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्या सिग्निफिकेंस रखती है, वो ये है कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंट। इफेक्टिवली मतलब कम टाइम में ज्यादा बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, आप इफेक्टिव का वे याद रख सकते हो इस टी से, इस टी से आप याद रख सकते हो, और यहाँ पे इस सी से याद रख सकते हो। एफिशिएंट मतलब होता है कम टाइम में ज्यादा बेटर रिजल्ट्स लाना, और इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप कैसे कम कॉस्ट में ज्यादा बेटर रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, तो टाइम और कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन दोनों वर्ड्स पे बहुत ध्यान दें और एक मैनेजमेंट प्रोसेस में हम इसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को यूटिलाइज करने के लिए जरूरी है। अब हम ये डेफिनेशन इन फ्लो वापस पढ़ेंगे। Management is defined as process of planning, organizing, actuating, and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in effective and efficient attainment of objectives. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, अब हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग ये सारी चीजें करते हैं। क्यों? In order to achieve the goal of organization via effective and efficient management of coordination of both the material and human resources. देखो, आप पॉइंट्स को इधर उधर करके याद करो, इट्स फाइन, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, वो क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्जैक्ट वर्ड्स जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो हमें याद रखना है। फिर हो गया कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ प्रोसेस है जो हमें याद रखने हैं इस डेफिनेशन के लिए। ये दी गई थी, अगेन आई एम रिपीटिंग, बाय रॉबर्ट एल ट्रेवेलरी एंड एम जी न्यूपोर्ट। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, उनकी टर्म्स टर्मिनोलॉजी उन्हें याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप इसे ऐसे याद रखोगे कि हैरोल्ड कुंज एंड हेन वेरिज एच एच के, क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू है तो आपका एक एड ऑन एडवांटेज भी है कि आपको हर किसी को एकदम स्पेलिंग से याद नहीं रखने की जरूरत है। बट आप अगर थोड़े बहुत भी उसकी टर्मिनोलॉजीज देख के याद रखोगे, एक माइंडसेट बना लोगे कि एच एच के एच डब्ल्यू ऐसे था। हैरोल्ड कुंज दो तीन बार अपने मन में रिवाइज करोगे ना, तो अगर आप 4 एमसीक्यू में अगर आपको कहीं ऑप्शन आता है तो आप देख के पहचान लोगे कि हाँ यही वाला था। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम ही निल हो जाओगे वहां पे कि कौन सा था। अब सेकंड होता है मैनेजमेंट। थर्ड हमारा क्या था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एन, एक सेकंड में, थर्ड में था हमारे साथ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, मतलब ना ही हम अपने इंटरनली नहीं वर्क कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बाकी लोगों के साथ भी वर्क कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल।
इफेक्टिवली हमने अभी ऊपर भी देखा था, उसके ऊपर भी देखा था, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इफेक्टिवली तीनों ही डेफिनेशंस में आ रहा है। अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये डेफिनेशन दी गई थी क्राइटनर के द्वारा। ठीक है, अब वो क्या बोलता है यहाँ पे, इस डेफिनेशन का की पॉइंटर यही है कि आप कैसे वर्क कर रहे हो, नॉट जस्ट इंटरनली बट आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट एज वेल। दिस इज अ चैप्टर सेपरेटली डेडिकेटेड टू इट। तो हमें यही देखना है कि थ्रू अदर्स। अब तीनों हम डेफिनेशंस में देखते हैं। पहले एक बार हम थर्ड वाली डेफिनेशन को वापस रीड कर लेते हैं। वो क्या कहती है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, अपने एक दूसरे के साथ इंटरनली भी एंड आउटसाइड भी जाके काम करना, टू अचीव एफिशिएंट इफेक्टिवली और अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टू अचीव करना और एफिशिएंटली उसके लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए एक टर्म यूज होता है डायनेमिक, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप उसे याद करना, आगे आप देखोगे कि वो कितना फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। ठीक है, ये टर्म है डायनामिक। अब डायनामिक क्यों जरूरी है, चेंजिंग इन्वायरमेंट मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंटली हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट फैक्टर्स के कारण बार बार चेंज होता रहता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज और अपनी चीजों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करें। ये टर्म्स का मैं बार बार यूज कर रही हूँ, इसे आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। इफेक्टिवली का मतलब होता है कॉस्ट से रिलेटेड और एफिशिएंटली का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। ठीक है, टाइम और कॉस्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मैनेजमेंट को समझने के लिए, क्योंकि विदाउट द वेस्टेज, अगर आप देखो टाइम और कॉस्ट दीज, अच्छा आप ऐसे समझ लो कि ये सारी चीजें आपके फ्यूचर रेफरेंस पे जा रही हैं। पैसे भी आपके लग रहे हैं कोचिंग के लिए, टाइम भी आपका लग रहा है, अगर आप उसको मैनेजमेंट में इफेक्टिवली नहीं यूटिलाइज करोगे तो आप सही रिजल्ट नहीं लाओगे, है ना। तो आप कहीं ना कहीं फेलियर होगे और आपको लगेगा कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये दोनों फैक्टर्स को ना ही मैनेजमेंट में, बाकी इन जनरल अपनी लाइफ में भी उतने ही इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, अब हम ये सारे एक बार डेफिनेशंस को वापस रीड कर लेते हैं। पहला दिया गया था हैरोल्ड कुन्स एंड हेन वेरिच के द्वारा। उसने क्या बोला था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। ठीक है, कि क्या वो सिलेक्टेड एम्स को वर्क कर रहे हैं और क्या वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। सेकेंड डेफिनेशन दी गई थी बाय रॉबर्ट ट्रेवेलरी एंड जीन न्यूपोर्ट ने। उन्होंने ये बोला था कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद वर्ड था एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसका था, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ये दोनों टर्म्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इन अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। थर्ड डेफिनेशन हमारी दी गई थी क्राइटनर के द्वारा, और उसने ये बोला था दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू others to effectively achieve the organization objective by efficient utilization of limited resources। सी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा इन जनरल जो इन्वायरमेंट है वहाँ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज दोज रिसोर्सेज जुडिशियली, एक सही वे में हम यूज कर रहे हैं। तो और ऑब्वियसली इन्वायरमेंट चेंजिंग भी है, टाइम के साथ समय के साथ बदलते भी जा रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हम उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने रिसोर्सेज को बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। और मैनेजमेंट प्रोसेस में हम कैसे देखें, ना ही सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट बट एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑल्सो हम उस पर फोकस करें। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशंस में कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा आप देख रहे हो कि सब में कुछ एक्स्ट्रा, सब तीनों की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है लेकिन तीनों डेफिनेशंस एक ही चीज को बता रही है, मैनेजमेंट के प्रोसेस को। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड, जस्ट अ मिनट, यस। तो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की ये कुछ पॉइंटर्स हैं कि कैसे हम क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, क्या ये ऐसे डील करता है। मैनेजर्स एट दिस टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स एट द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब क्या है, एक जो मैनेजमेंट होती है वो तीन लेवल पे बटी होती है। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसका क्या काम होता है कि वो अपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में ज्यादा ध्यान दे।
ठीक है। अब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? प्लान करना कि क्या हमें आगे कैसे वर्क करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज डिवाइस करना, क्या हमें देखना एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो जो मैनेजर्स इन दी टॉप लेवल होते हैं वो उस पे ज्यादा काम करते हैं, और जो मैनेजर्स एट दी लोअर लेवल होते हैं, ये टॉप लेवल हो गया और ये लोअर लेवल हो गया और ये मिडिल लेवल हो गया, ठीक है। तो जो टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लानिंग पे ज्यादा वो फोकस करेंगे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जो मिडिल लेवल है वो उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पे ज्यादा ध्यान देंगे, और जो लोअर लेवल है उसे करने पे ज्यादा ध्यान देंगे, जो टॉप लेवल ने प्लान किया था और मिडिल लेवल ने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो जो एंड वर्क होता है वो लोअर लेवल करती है, लेकिन जो इनिशियल प्लानिंग और जो डिवाइसिंग स्ट्रेटजीज का काम होता है वो टॉप लेवल करती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट बोलता है मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड, दैट इज इफेक्टिवनेस विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट द मिनिमम कॉस्ट, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमें ये देखना है मैनेजमेंट का क्या काम होता है यहाँ पे। मैनेजमेंट हैज अ वर्क टू सी जो भी हमने प्लानिंग टॉप लेवल ने की थी, क्या मिडिल लेवल ने उसको सही से एग्जीक्यूट किया, क्या लोअर लेवल ने उस टास्क को एकम्प्लिश किया, क्या हमारा गोल अचीव हो रहा है, अचीव हो रहा है तो सही प्रोसेस में हम जा रहे हैं, और हो रहा है तो क्या वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है, कहीं हमारे रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे, कहीं जितना टाइम हमने सोचा था उससे ज्यादा तो नहीं जा रहा है। तो इन सब पॉइंटर्स को कंसिडर करना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का, ठीक है। अब थर्ड इज इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, ठीक है। इफेक्टिवनेस का मतलब देखो टास्क तो एट द एंड ऑफ द डे लोअर लेवल अब आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ना कुछ तो काम कर रही है, लेकिन क्या वो सही काम कर रही है, ये देखना होता है मैनेजमेंट का काम। और वो कैसे देखते हैं? हम इफेक्टिवनेस से हम चेक करते हैं कि कितने इफेक्टिवली काम कर रही है, राइट, कितने टाइम में क्या वो सही चीज डिवाइस कर पा रही है। बहुत जरूरी है इफेक्टिवनेस को टाइम से जोड़ना, क्योंकि आप कितने कम टाइम में कितना सही काम करते हो, दैट इज व्हाट मींस इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला, ये दो टर्मिनोलॉजीज है, ये आप आगे बहुत देखोगे, क्योंकि ये एक तरीके से एक बेस है एक मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अगर आपको कोई बोले ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ इफेक्टिवली और एफिशिएंसी। अगर आप किसी को ये दो वर्ड्स का यूटिलाइज करके बताओगे ना, वो समझ जाएगा कि यू आर अवेयर कि क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज होती है, क्या टेक्निकल जार्गन्स होते हैं जो यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या होता है? डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। हम कितने कम कॉस्ट में कितना सही काम करके दे सकते हैं सामने वाले को। सी एट द एंड ऑफ द डे हमें भी पता है हम ज्यादा पैसे दे के कर लेंगे, लेकिन क्या वो इतना वर्थ है? क्या उसका आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना सही आ रहा है? तो हमें ये सारी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। कॉस्ट इज वन ऑफ इट, एंड कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई फील, क्योंकि किसी भी बिजनेस का एट द एंड ऑफ द डे मोटिव होता है प्रॉफिट करना, और प्रॉफिट तभी होगा जब हम कम कॉस्ट में सही चीज इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट हमें देखना है, क्या एनालिसिस हो रहा है, और रिलेशनशिप होता है इनपुट्स और आउटपुट्स का, कितना हम इनपुट कर रहे हैं, कितना हमें आउटपुट मिल रहा है। हम अब मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल से, जैसे कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो और आपको उसका क्या आउटपुट मिल रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ना ही सिर्फ पढ़ो बट साइमल्टेनियसली टेस्ट भी लेते जाओ, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या आप प्रेजेंट कर पा रहे हो वो आप देख पाओगे, ठीक है। तो if by using less resources, that is the inputs, more benefits are derived, then the efficiency has increased, ठीक है। अगर आप कम पढ़ के टेस्ट में ज्यादा मार्क्स ला रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप ज्यादा पढ़ के भी टेस्ट में कम मार्क्स ला रहे हो तो आपको देखना है कि आप एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं काम कर रहे हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले वाले पे फॉर्मर वाले पे हो, ना कि लेटर वाले पे हो, ठीक है। तो एफिशिएंसी इज आल्सो इंक्रीज व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट्स और आउटपुट्स फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड लेस कॉस्ट आर इनकर्ड, ठीक है। एफिशिएंटली इंक्रीज कब होती है? जब हम कम इनपुट्स यूज करके बेटर आउटपुट्स दे रहे हैं, ठीक है, ना कि ज्यादा इनपुट्स यूज करके लेस आउटपुट्स दे रहे हैं। तो इट इज ऑलवेज सेड दैट यू आर ओवरली, you are not doing your work which involves a lot of mehnat, efforts and all of it, but at the end of the day giving no results. At the end of the day आपका मेन फोकस क्या है? CUET का एग्जाम क्लियर करना, ना कि आप कहाँ से क्या कर रहे हो। सो अगर आप वो चीज एकम्प्लिश कर पा रहे हो इस कोचिंग के थ्रू, ये कम इफेक्टिव कॉस्ट को लेके, तो आप एक बेटर रिजल्ट, तो आप अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर रहे हो, ठीक है। मैनेजमेंट एट टाइम्स हैज टू कॉम्प्रोमाइज विथ एफिशिएंसी, ठीक है।
क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि ठीक है, हमारा थोड़ा-सा कॉस्ट जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट तो आ रहा है। तो कई बार एक ये ड्रॉबैक भी बन जाता है कि कॉस्ट थोड़ा-सा हमें कई चीज़ों में ज़्यादा लग जाता है। अब हम आगे देखेंगे, जो प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, वो कैसे कॉस्ट हमारा यूटिलाइज़ ज़्यादा करता है। लेकिन वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना ज़रूरी है, तो वो राइट वे में है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि कहीं भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, तो यहाँ भी वो सारी चीजें होंगी। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या चीजें बताता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो अब सबसे पहले है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड क्या होता है कि एक हम एम को डिवाइस करके वो मैनेजमेंट वो सारे फंक्शन करता है। गोल ओरिएंटेड में हो गया कि उसका मतलब ही यही है कि हम जो भी मैनेजमेंट ये काम कर रहा है, जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी, उसके सब में हमने एंड में देखा, टू अचीव द डिटरमाइंड गोल, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, टू फर्दर अकम्प्लिश दैट पर्टिकुलर एम। ये सारी टर्मिनोलॉजीज कहीं ना कहीं ये बताती है कि हम ये जितना भी प्रोसेस कर रहे हैं, इफेक्टिवली करें, एफिशिएंटली करें, या मिल बांट के काम करें, बाहर के इन्वायरमेंट से डायनामिक इन्वायरमेंट में, जैसे भी क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा गोल एकम्प्लिश हो। तो एक जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम एक गोल की तरह जा रहे हैं। एक स्टूडेंट भी है, अगर वो गोल ओरिएंटेड नहीं होगा तो वो लाइफ में सक्सीड नहीं हो पाएगा। इन द सेम वे मैनेजमेंट भी अगर गोल ओरिएंटेड नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है उस मैनेजमेंट के काम करने का। ठीक है, अब सेकेंड है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल देखते हैं, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी हम एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं वो हर जगह ही सिमिलर होती है। ठीक है, बट साइमल्टेनियसली हमें ये ध्यान देना होता है कि क्या हम यूनिवर्सली वो चीजें फॉलो हो रही है, लेकिन हम ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हैं जिससे हम अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर पाए। ठीक है, तो अब इसमें एक एग्जांपल है, अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल. What managers do in India, the USA, Germany, Japan are same. How they do it may be quite different. The this difference is due to differences in culture, tradition and history. ठीक है, मैनेजमेंट हर जगह हो रहा है, हर जगह एक स्कूल चल रहा है, हर जगह एक पेट्रोल पंप चल रहा है, हर जगह एक कॉलेज चल रहा है, हर जगह एक हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन उसको करने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि सबके कल्चर्स अलग अलग है, सबके आर्ट्स डिफरेंट है, सबकी हिस्ट्री, सबका बैकग्राउंड, सबके करने का तरीका, सबके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सब कुछ अलग है। इसीलिए ये हो हर जगह वही काम रहा है, लेकिन करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इट इज ऑल यूनिवर्सल, इट इज वेरीड फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस, कंट्रीज एंड ऑल ऑफ इट। थर्ड है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे अब मल्टी डायमेंशनल कैसे है, ठीक है, हम देखते हैं। मैनेजमेंट जो है वो तीन लोगों से होता है। सबसे पहले है वर्क, फिर है पीपल, और फिर है ऑपरेशन। ठीक है, वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहले तो आपको काम में ही देखना है कि आपको कैसे मैनेज करना है। चार जगह से अलग अलग काम है। अब जैसे इसका ही अगर आप एक एग्जांपल देख लोगे, तो आप देखोगे कि एक, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अब इसमें पढ़ाना एक काम हो गया, पीपीटी बनाना एक काम हो गया। ठीक है, बाकी और चीजें, ये सेटअप मेंटेन करना एक अलग काम हो गया, इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन रन करना या आप तक पहुंचाना, ये एक अलग काम हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इनको मैनेज करना। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक हो गई, जिसने पीपीटी बनाई वो अलग है, जिसने रिसर्च करी वो अलग है, जिसने कुछ और काम किया, जो स्टूडियो रन करने में हेल्प कर रहा है, जो ये सेटअप, वो उसके लिए अलग लोग चाहिए। तो मैनेजमेंट, उन सब पीपल को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या होता है, वर्क और पीपल को टेक्निकली कंबाइन करके उनसे काम करवाना, जो टॉप लेवल चीजें करती हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क, पीपल और ऑपरेशंस हो, वो तीनों को ही हम मैनेज करें। इसलिए कहा जाता है, इन तीनों पॉसिबिलिटीज के कारण, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इट इज कॉल्ड अ मल्टी डायमेंशनल इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों होता है? ठीक है, कंटिन्यूअस वर्ड क्यों बोला गया है? कंटिन्यूअस इसलिए बोला गया है क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखोगे
जो हम आप मैनेजमेंट प्रोसेस अगर पढ़ोगे आगे, हमने एक डेफिनेशन में भी देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बार बार साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, कंटिन्यूस है। अभी मैं ये कर रही हूँ, पीछे कोई और किसी और चीज का काम कर रहा है, कोई दूसरी पीपीटी बना रहा है, कोई दूसरी चीज रन कर रहा है, आगे फर्दर हम आगे गोल डिवाइस कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली चला आ रहा है। दिस इज नेवर स्टॉपिंग, दिस इज ऑलवेज वर्किंग। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हम जाएंगे तो वो जितना कंटिन्यूसली रन करता रहेगा, वेयर इट्स, अगर हम एक डायलॉग से भी देखें, ये जवानी है दीवानी सबने देखी होगी, राइट? तो बनी ने क्या बोला था कि बस चलना है, दौड़ना है, कूदना है, सब कुछ करना है, बस रुकना नहीं है। गिरना भी है लेकिन रुकना नहीं है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज आल्सो ऑल अबाउट। मैनेजमेंट इज आल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यू हैव टू वर्क, you have to do, you have to accomplish, you have to manage, you have to even take rest, but you don't have to stop. That is why it is called a continuous process. Second, management is a group activity. ग्रुप एक्टिविटी क्या मैं अकेले सब मैनेज कर सकती हूँ? मैं पीपीटी भी बना लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं ऑर्गेनाइज नहीं। आई नीड पीपल। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ पीपल टू रन और टू अचीव द गोल। ठीक है, अब बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक, मैंने आपको अगर वर्ड अभी थोड़ी टाइम पहले ही बताया था, कहाँ पे सोचा था, एक डेफिनेशन में हमने देखा था, चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ हमने इसे रिलेट किया था। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, अब चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? चेंजिंग, जो हमारे एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, डिफरेंट फैक्टर्स के कारण, वो इंटरनली हो वो एक्सटर्नली हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि वो एक डायनेमिकली कैसे वर्क कर रहा है। सेकेंड, हमें देखना है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमें दिख नहीं, जिसे हम टच फील नहीं कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट होता है टैंजिबल, जिसे हम टच और फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो हमें ना दिखता है, ना ना हम उसे टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ऑब्वियसली अब ऑर्गेनाइजेशन में देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हमें दिख रहा है कि कोई ये काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैनेजमेंट हमें कहीं से दिख नहीं रहा है, लेकिन होते हुए हम उसे फील कर पा रहे हैं। ये कैसे ये काम अकम्प्लिश हो गया, ये इसने किया, उसके बाद इसने ये काम किया, तो ऐसे हम सारी चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इट्स अ इंटेंजिबल प्रोसेस। अब एक बार हम सारे पॉइंटर्स रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। अब देखेंगे मैनेजमेंट, 7 चीजें थी हमको याद रखनी है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आई होप आपको ये साथ में याद होता जा रहा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, मन में आंख बंद करके बोलो। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठना ये जरूरी है। ये ऐसे ही पूछेगा आपसे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, इसमें से बोलेगा कौन सा है, ये तो बोलेगा इन सब में से कौन सा नहीं है। तो आपको सातों याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स ऑल परवेसिव, इट इज मल्टी डायमेंशनल। Second, it's a continuous process, it's a group activity, it's a dynamic function, and it's an intangible force. ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? 3 वेज में हमने देखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट, इट इज ऑर्गेनाइजेशन गोल। सबसे पहले ही हम कोई बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट क्यों लाते हैं? सो दैट हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। सेकेंड, हम देखते हैं कि हम हमारी जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ रन कर रही है, जिस सोसाइटी में काम कर रही है, सोसाइटी नॉट इन जनरल, मैं एक सोसाइटी की बात कर रही हूँ, but in general the whole country, the whole nation, the whole state, whichever you are running in, वहां पे आप क्या उसके लिए सर्व कर रहे हो। ठीक है, सेकंड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन का भी देख लिया, सबका देख लिया, बट एंड में खुद का भी तो देखोगे ही ना कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या हमें हमारे लिए फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको करने से। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज आती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पा रही है, क्या प्रॉफिट में है, और क्या उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर हमें देखना होता है कि हम उस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। तो प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब हम उसकी ग्रोथ बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमें क्या देखना है? दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखो,
अब क्या होता है, हम सोसाइटी से रिसोर्सेज लेके काम कर रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम सोसाइटी को रिटर्न बैक करें। अब रिटर्न बैक कैसे करेंगे? हम उनके लिए काम कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम ऐसे चैरिटेबल चीजें कर सकते हैं, या तो हम ऐसे लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम दे सकते हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट हटे। तो अगर इफ यू आर अवेयर, देर आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन। देर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो उन 17 में से अगर हम किसी के लिए भी वर्क करते हैं, तो वी आर वर्किंग फॉर आवर सोसाइटी, वी आर वर्किंग फॉर आवर नेशन, तो हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करते हैं। सेकंड, पर्सनल, हमारे पर्सनल ग्रोथ को हम देख रहे हैं, हम अपने पर्सनल प्रॉफिट को अचीव कर रहे हैं, हम अपने पर्सनल जो हमारी सर्वाइवल की नीड्स हैं हम उन्हें फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों हो गए ऑब्जेक्टिव। एक बार हम वापस देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, और थर्ड था हमारे पास पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी वैल्यू है, क्यों हमें मैनेजमेंट करना जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ इम्पोर्टेंस हमने स्टार्टिंग में देखा था सिग्निफिकेंस चैप्टर के नाम पे। तो क्या मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम देखेंगे। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। अगर देखो मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम्हें पढ़ाना, अगर मेरी पीपीटी ही नहीं रेडी होगी तो मैं तुम्हें पढ़ा ही नहीं पाऊंगी। तो मैनेजमेंट का ये काम है देखना कि कोई पीपीटी रेडी कर रहा है तभी मैं पढ़ा पा रही हूँ तुम्हें, कोई कंटेंट रिवाइज कर रहा है तभी वो पीपीटी डिवाइस कर पा रहा है। तो ये मैनेजमेंट का काम है ये देखना। इसीलिए वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, एक ग्रुप से काम करवाती है एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए। सेकेंड, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाती है वो, कि हम कॉस्ट को कम कर पाएंगे। अगर सब मिलके एक ही जन वो काम करेगा ना, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, कि हम बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसे लग जाएंगे, उसे किसी और को देना पड़ेगा। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग अगर उसे मिल बांट के करेंगे तो हम जल्दी वो काम कर पाएंगे। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन अब कैसे? चेंजिंग है एनवायरमेंट, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं हमारे आसपास की चीजें चेंज हो रही हैं, तो एक मैनेजमेंट क्या करता है, उसे देख के वर्क करता है कि हम कैसे उस चेंज को एक्वायर करें और कैसे हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर पाए। अगर हम उस चेंज के साथ नहीं चलेंगे ना, तो हम एनवायरमेंट में अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट ये देखता है कि हम क्या डायनेमिकली वर्क कर पा रहे हैं, क्या हम चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ उसे यूज कर पा रहे हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये हमें देखना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है ये देखना कि क्या जो मैनेजमेंट हमसे काम करवाना चाह रही थी, हम मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को तो कहीं अनडिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्या हम अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं। थर्ड, लास्ट देखना है हमें, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे इस सोसाइटी को काम करने में मदद करती है, ठीक है। क्या अभी हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो मैनेजमेंट हेल्प से तभी हम अगर अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करते हैं साइमल्टेनियसली, तो हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम अंडर प्रिविलेज सेक्शन को नौकरी दिलवा रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर रहे हैं सोसाइटी में, हम एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, हम वुमेन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें काम दिला के। हम मतलब ऐसी चीजें करना जो सोसाइटी के इन जनरल डेवलपमेंट में काम आए, ना कि सिर्फ हम अपनी पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव गोल्स को देखते हुए चले, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंस हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर हम किसी भी टॉपिक का उसका नेचर नहीं समझेंगे ना, तो हम नहीं देख पाएंगे कि क्या उसकी मतलब थी, क्या उसकी, हम उसके इन जनरल जाके समझेंगे कि क्या किसी भी, देखो अगर आप दोस्त बनाते हो, अगर आप उस दोस्त का या अपने फैमिली मेंबर का अगर आप नेचर समझ जाते हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इन जनरल हर चीज आगे, हर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आए उसे डील करना। सेम वे अगर आप मैनेजमेंट का नेचर समझ जाओगे, तो आगे आप पूरे सब्जेक्ट से बहुत इजीली डील कर पाओगे। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या बोलता है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है? आर्ट आप सबको पता है, आर्ट जो होता है कि कैसे आप अपने स्किल्स को, कैसे आप डिफरेंट, एक आर्टिस्ट होता है कैसे वो पेंट कर रहा है, पिक्चर कर रहा है, एक स्पीकर होता है कैसे वो रिटोरिकल स्किल से बोल रहा है, एक मैनेजमेंट, एक आर्ट। अब आर्ट में आप बहुत सारी चीजें, डांसिंग, सिंगिंग, ऑल दी एक्टिविटीज, ऑल दी सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स जो आपके होते हैं, वो एक आर्ट होता है, ठीक है। अब आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट में आप लिखी हुई चीजों को
पढ़ते हो, आप उसे डिवाइस करते हो, फिर ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करते हो, जस्ट एज सेम हाउ एन आर्ट इज वर्किंग। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, आप देखते हो एक थियोरेटिकल नॉलेज है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी प्रैक्टिस को लगा के उसे ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करते हो। और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आपको कैसी उस चीज की जरूरत है, उसको उस मेथड को उस टर्मिनोलॉजी को लगा के आप अपनी गोल अकम्प्लिश करते हो। ठीक है, अब सेकंड है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी। सिस्टमाइज्ड बॉडी मतलब क्या होता है? सिस्टमाइज्ड का मतलब है एक सिस्टमैटिक वे में काम करना, एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में प्रेजेंट करना। ठीक है, ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रुथ्स और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। ठीक है, अब साइंस क्या होता है? साइंस का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि हम उसमें एक्सपेरिमेंटल वे में हम डिवाइस करते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज कहाँ से कैसे जा रही है। ठीक है, तो सिस्टमाइज्ड, अब इसके की फैक्टर्स है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। सबसे पहले मैनेजमेंट को हम इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं कि क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में जरूरी है? आपके पास कुछ प्रोसेस होना चाहिए, जैसे हमने डेफिनेशंस पढ़ी, क्या उसके गोल्स हैं, वो हमारे पास है। फिर हम उसे बेस्ड करेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जैसे यूज होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं सो एज टू अचीव। वो एक्सपेरिमेंट ही हो गया एक तरीके से, और वो यूनिवर्सली वैलिड होने चाहिए। सिर्फ आपके ही उस पर वैलिड नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सली वो अचीव, वो उनके रिजल्ट हम कहीं बहुत सारी टेस्टिंग करके देखे होते हैं, वो हर जगह वो चीज लग रही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है? हमें देखना कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में हम देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के प्रोफेशन है। क्या आप मेरी जगह आके पढ़ा सकते हो? आप उतने क्वालिफाइड अभी नहीं हो, आप उतने, आपके पास एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बहुत सारी चीज होती है, एक डिग्री की जरूरत होती है। क्या कोई भी जाके डॉक्टर बन जाएगा मार्केट में? कोई भी उसके पास पेशेंट्स आने लग जाएंगे? he has studied that much, he has attained a degree, he has that set of knowledge to accomplish that personal thing। ठीक है, कोई भी लॉयर नहीं बन सकता, कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता, तो मैनेजमेंट भी सेम है, कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आके मैनेज नहीं कर सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही हैज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे होगी कि आपको ये इतना, ये गोल, ये डिग्री अटेन करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसे कर पाओगे। फिर एक प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है, टीचर्स की एसोसिएशन होती है, उसपे यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। फिर होता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, आपको कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो फॉलो करना पड़ता है। सेम एज मैनेजमेंट में भी आपको कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप कहीं भी कुछ भी जाके अपने डिसीजंस नहीं लेते हो, देयर आर सिमिलर कोड ऑफ कंडक्ट्स व्हिच यू नीड टू फॉलो। फिर सेकंड है सर्विस मोटिव, कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर का भी मोटिव होता है पेशेंट को ट्रीट करना। ठीक है, लॉयर का भी होता है किसी को न्याय दिलाना, टीचर का भी होता है किसी को पढ़ाना, तो कोई मोटिव है। अब सिमिलर वे मैनेजमेंट का भी मोटिव होता है गोल अचीव करना, टारगेट अटेन करना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम है उसको काम करना। ठीक है, तो तीन चीजें होती है मैनेजमेंट, management as an art, management as a science, and management as a profession. I hope you get all of these three. The next one is levels of management. There are three levels of management. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे, ये तो आप सब समझ गए कि टॉप लेवल है। अब यहाँ पे क्या पूछता है आपसे कि इनके फंक्शंस क्या है, इनका काम क्या है, तो वो अब देखना, दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी क्या काम होती है? द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल। ये जो ब्लैक में दिए हैं ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेलफेयर एंड सर्वाइवल, अगर टॉप लेवल नहीं होगी ना तो लोअर लेवल काम ही नहीं पर कर पाएगी कभी। ठीक है, तो वेलफेयर और मैनेजमेंट के लिए टॉप लेवल का होना बहुत जरूरी है। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट मतलब, बिजनेस एनवायरमेंट डायनेमिक होता है, हमने पढ़ा था। तो वो एनालाइज करते हैं कि कब चेंज हो रहा है, अब चेंज होने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किसके चेंजेस को हमें अडॉप्ट करके कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। क्या ये चेंजेस को हमारी फर्म इतनी एक्वेंट है कि इससे सर्वाइव कर पाएगी, क्या इसकी जरूरत है? द नेक्स्ट इज दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रैटेजीज। ये गोल बनाते हैं, ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमें क्यों जरूरत है इन्हें एकम्प्लिश करने की, क्या हमारी जरूरत थी। ठीक है, द नेक्स्ट इज दे फॉर्मुलेट, they are responsible for all the activities of business and its impact on society। वो हमारे बिजनेस में जितने भी
चीजें हो रही हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में। अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बताती हूँ। अगर आप जानोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर वो कुछ भी करता है तो आप इनडायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही बोलते हो। आपको नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट काम किसने किया है, लेकिन आप बोलोगे कि मुकेश और नीता अंबानी एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं उन पे ही आता है। तो वो क्या काम कर रहा है इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स सोली ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब द नेक्स्ट इज द जॉब ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। आपको क्या लगता है जितना इजी दिख रहा है होता है? कुछ भी इजी नहीं होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना। कैसे इतने लोग उनके अंडर एम्प्लॉय हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत इट्स डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। द चेयरमैन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो जो ये सारी जितनी भी पोस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लो, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच टू दैट लेवल एज वेल एंड टू मेंटेन टू दैट लेवल। ठीक है, ये हो गया टॉप लेवल। अब सेकंड हम देखेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इट्स अ लिंक। ये माना गया है कि जो मिडिल लेवल है वो टॉप और लोअर लेवल के बीच में लिंक है। टॉप लेवल जो मिडिल को बताती है वो जाके फिर लोअर लेवल इंप्लीमेंट करते, तो वो इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए मिडिल लेवल की बहुत जरूरत है। ठीक है, दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स एंड आर सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, अब जैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट भी जो हो गया, लोअर लेवल में भी जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनको वो काम बताती है, फिर एट द एंड ऑफ द डे लोअर लेवल मैनेजर्स वर्कर से वो काम करवाते हैं। दे आर यूजुअली नोन एज डिविजन हेड्स। It is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by top management. Implementing word याद रखना है। They help in implementing. वो काम को करवाने में मदद करती हैं। At the same time, they are responsible for all the activities of first line managers. जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनका ही सुन के कर रहे हैं और उन्हीं को ही आंसरेबल है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे टॉप लेवल को आंसरेबल है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली अब आके देखेंगे तो जो भी काम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स करवा रहे हैं, जो भी उनका रिजल्ट होगा वो मिडिल लेवल मैनेजर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, their main task is to carry out the plans formulated by the top managers, example production manager। अब क्या हुआ कि हमने देखा जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, सीईओ है, सीएफओ है कंपनी का, उसने हर किसी के लिए डिवाइस की स्ट्रैटेजी, लेकिन अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर अलग है, सेल्स मैनेजर अलग है, सबको अपने अपने काम बांट दिए अपने काम करवाने के लिए। तो वो जो दूसरे मैनेजर्स हो गए वो हो गए मिडिल लेवल मैनेजर्स। ठीक है, अब इनका काम होता है इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। पहले तो सबसे पहले जो भी पॉलिसीज बनाई उन्हें समझना है, वो खुद समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तभी तो किसी थर्ड पर्सन को काम डिवाइस कर पाएंगे और उन्हें समझा पाएंगे। सेकंड, इंश्योर करना कि देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल। क्या उनके डिपार्टमेंट के पास इतने लोग हैं उस काम को करने के लिए, क्या उनके पास रिसोर्सेज है, क्या सारी चीजें हैं कि वो ये काम कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। असाइन करना, अब जैसे 5 लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर, तो सबको उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनका काम असाइन करना है ना, कि इस ये जैसे एक एक हमें स्टार्टअप न्यू करना है तो ये इंसान इसके इनकॉर्पोरेशन को देखेगा, ये इंसान उसके रिसर्च को देखेगा, ये इंसान उसको आगे इम्प्लीमेंट, मतलब कैसे क्या वर्क होगा, ये प्रोजेक्ट मैनेजर नीचे लोअर लेवल मैनेजर्स को डिवाइस करता है। फिर सेकंड हो गया मोटिवेट देम टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। देखो मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी। आप एक सिमिलर काम कर करके ना आप थक जाते हो, आपको जरूरी होता है कि आपकी लाइफ में आपको मोटिवेशन हो, कुछ इंसेंटिव हो, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स हो, तो आप उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हो। The next is cooperate with other departments for smooth functioning of the organization. It is very important कि आप स्मूथली फंक्शन कर रहे हो, आप देख रहे हो कि वो सही तरीके से वर्क हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। दीज आर कंसिडर्ड एज अगेन ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट एज वेल। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो याद रखना है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए टर्म है ऑपरेशनल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट। So next is supervisors directly oversee the efforts of workforce. Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the top level management. They interact with the actual workforce and pass on instruction to the middle management of the workers. Through their efforts, quality of output is maintained, wastage of material is minimized, and safety standards are maintained.
The quality of workmanship and the quantity of output depends on the hard work, discipline, loyalty of the workforce. ठीक है, जो फोरमैन और सुपरवाइजर्स होते हैं वो कैसे काम करवा रहे हैं, वो कितने डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, कितनी क्या उनकी स्ट्रैटेजीज जो उनको बताइए क्या वो सही से फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करवा पा रहे हैं तभी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं पे ही सारा वर्क है। अगर वो ये नहीं करवा पा रहे होंगे तो वो जो टॉप लेवल ने स्ट्रैटेजीज डिफाइन की उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। एवरीवन, everything and everyone will efforts will go in vain। ठीक है, तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि दे ऑपरेशनली बहुत सही तरीके से काम हो। अब द नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले ये फंक्शंस, फंक्शंस हमें देखना है। फंक्शंस भी इसे कह सकते हैं और इसे हम प्रोसेस भी कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट के लिए क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है प्लानिंग। इट इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस, एडवांस में बताना कि क्या करना है, कौन करेगा और क्या गोल्स होंगे और कैसे हम उसे डेवलप करेंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है कि बताना कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा और क्या किस तरीके से हम उसे डेवलप कर सकते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, प्लान करती है डिवाइस। सेकंड है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग हमें देखना, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है स्टाफिंग, फोर्थ होता है डायरेक्टिंग और फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शंस है और यू हैव टू रिमेंबर इट इन द वेरी सेम ऑर्डर एंड मैनर। अब प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग नहीं बोल सकते हो, प्लानिंग के बाद हमेशा ऑर्गेनाइजिंग ही होगा। आप प्लान कर लिया, अब आप देखोगे आप कैसे मैनेजमेंट असाइन कर रहे हो, कैसी ड्यूटीज टास्क आप, फिर उसके 4 जैसे आपने प्लान कर लिया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे खोल रहे हैं, उसके बाद आप ये देखोगे कि हम उसे कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन उसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाओगे, कितने डिपार्टमेंट्स उसके लिए चाहिए, कितने फिर आप लेबर उसमें देखोगे, कितने लोग हमें उस स्किलफुल चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। इट इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ठीक है, अब हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया तो उस स्ट्रक्चर के लिए हमें लोग भी चाहिए। वो स्ट्रक्चर में एट द एंड ऑफ द डे तभी वर्क करेगा ना जब उसमें लोग आके काम करेंगे। So a very important aspect of management is to make sure that right people within the right qualification are available at the right places, times to accomplish the goal of the organization. This is also known as human resource function and involves activities such as recruitment करना, selection, placement, training of personnel. हम उन्हें recruit करना, इस process में क्या उनकी process है, क्या उनका structure है, कैसे उनको train करना, उन्हें आगे बताना कि उनका क्या काम रहेगा, वो सब होता है staffing में। तो हमने पढ़ लिया planning, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। अब हम आगे देखेंगे डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग क्या होता है? इट लीड्स टू इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। अब डायरेक्ट करना कि कैसे एक एम्प्लॉय वर्क करेगा, कैसे वो मोटिवेटेड रहेगा, क्या वो काम करेगा, वो ये देखना। उन्हें कम्युनिकेट करना, जो जो भी उनका टास्क रहेगा कि क्या वो इफेक्टिवली और सुपरवाइजिंगली वर्क कर पा रहे हैं। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग। क्योंकि जो भी उन्हें डायरेक्ट करेगा अगर वो खुद ही मोटिवेटेड नहीं है तो वो सामने वाले को मोटिवेट नहीं कर पाएगा। उन्हें सही वे में मोटिवेट करना, उन्हें सही वे में सुपरवाइज करना कि क्या काम करना है, क्या एग्जैक्टली बताना, उन्हें कंफ्यूज नहीं करना। ये होता है डायरेक्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज कंट्रोलिंग, दिस इज द लास्ट फंक्शन। इसमें हम देखते हैं कि इट इज द फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अचीवमेंट। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से कंट्रोल, मतलब जो हमने प्लान किया था उसे एग्जीक्यूट हुआ, उसे काम किया, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, क्या प्रोसेस थी। ये जो पांचों हमने फंक्शंस देखे ना, ये पांचों फंक्शंस पे एक एक चैप्टर बेस्ड है एंड वी हैव टू स्टडी इट सो एज इन डेप्थ की इन सब का क्या प्रोसेस होता है, क्या फंक्शन होता है। ये तो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब हम आगे इन्हें बहुत और डिटेल से भी देखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा है कि मोटिवेटिंग वर्कर मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम व्हाट want to work. Leadership is influencing others to what the leader wants and them to do. ठीक है, सबसे पहले एक लीडरशिप का क्या मतलब होता है? दीज आर टर्मिनोलॉजीज जो हम डायरेक्टिंग उससे देखते हैं। मोटिवेशन और लीडरशिप दो हमने चीजें पढ़ी थी। मोटिवेटिंग का मतलब होता है किसी ऐसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ऐसे एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि वो इंसान ऑब्वियसली, अब जैसे ऑफिस में सब आ रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, सब अपने काम के लिए एंथुजियास्टिक हैं। अगर आप ऑफिस में आओगे और 4 लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपका काम करने का मन करेगा क्या?
तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक मैनेजर के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि सब मोटिवेटेड रहे अपने काम को लेके। लीडर जो होता है बहुत डिफाइन करता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर कैसे काम करे। लीडर ही सुस्त है, लीडर ही कोई काम करने में, लीडर प्लान ही लेट डिवाइस कर रहा है, फिर वो मांग रहा है मुझे जल्दी काम दो, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है वो तो चिड़चिड़ाएंगे ही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी सोच दूसरों पे, कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अब द सेकंड है, हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजर क्या होता है। मैनेजर फर्स्ट प्लान्स, पहले वो प्लान बनाता है, फिर वो ऑर्गेनाइज करता है, फिर वो स्टाफ को पोजीशन में लाता है, फिर वो डायरेक्ट करता है, और फाइनली वो कंट्रोल करता है कि जो हमने प्लान किया था वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, फिर से वो वापस प्लानिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज हाउ अ फंक्शन ऑफ अ मैनेजर, जो हमने मैनेजमेंट प्रोसेस में पढ़ा। अब द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये हमें देखना है। Just a minute. Coordination is essence of management. Essence of management कैसे हुआ? It's the essence of management for achieving harmony among individual efforts towards accomplishment of group goals. ठीक है? आपको देखना कि आप कैसे ग्रुप गोल्स में उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। क्या दो इंडिविजुअल्स मिलके कैसे साइमल्टेनियसली उसको कोऑर्डिनेशन के साथ मैनेजमेंट को कर रहे हैं, इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इम्प्लिसिट है, ये इनहेरिट है। प्लानिंग नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के सारे फंक्शंस नहीं हो पाएंगे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ये सब फंक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोऑर्डिनेशन। अगर इन सब फंक्शंस के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी, इन सब फंक्शंस के अंदर नहीं होगा तो भी पॉसिबल नहीं। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस एट द एंड ऑफ द डे ऑफ मैनेजमेंट, जिसके कारण ही एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट सक्सीड होगी और अपना काम कर पाएगी। द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ऑब्वियसली एक इंसान अपने आप से कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर पाएगा, इट्स अ ग्रुप एफर्ट। चार लोग मिलके ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या तब पॉसिबल है जब चार लोग की जो मन में जो बात होगी एट द एंड ऑफ द डे ये होगी कि हमें गोल अचीव करना है, ना कि एक दूसरे से आगे बढ़ना है। तो इट्स यूनिटी ऑफ एक्शन टूवर्ड्स a particular task. अब the next is coordination is a continuous process. Obviously हर planning हो, organization हो, staffing हो, कंट्रोलिंग हो, हर चीज में कोऑर्डिनेशन लगी रही है। तो ऑब्वियसली इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग, इट्स ऑल परवेसिव। तो जो आप देखोगे ना मैनेजमेंट के फंक्शंस थे, वही कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के भी हैं। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सारे रिस्पॉन्सिबल जितने भी मैनेजर्स हैं सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे की टीम्स में भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है कि इट्स नेवर एंडिंग, इट्स यू नीड टू बी वेरी डेलिबरेटली वर्किंग विद इट। अगर आप कभी भी कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया तो आपका मैनेजमेंट नहीं वर्क कर पाएगा। ये सारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। Coordination integrates group efforts. It ensures unity of action. It's a continuous process. It is all pervasive in function. The second is ये सारे managers की responsibility है and it's a deliberate function. ठीक है, अब next हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या बोलती है कि देयर इज अ ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये अगर ये बढ़ती जाएगी, इस पहले ये 10 लोग काम कर रहे थे, बाद में इसमें 20 लोग आ गए, तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही है एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो वैसी वैसी कोऑर्डिनेशन भी सब लोगों के बीच में आना चाहिए, ना कि जो पहले के 10 लोग हैं सिर्फ उनमें ही कोऑर्डिनेशन हो। सेकंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड द लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। जो फंक्शनली डिफरेंशिएशन है, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हमने स्ट्रक्चर बनाया था, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उन उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बीच ही नहीं हो। जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट था, ठीक है, उसने उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट। तो ना कि वो डिपार्टमेंट के अंदर, बल्कि एक दूसरे डिपार्टमेंट से भी उनका उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो। थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन। कोई स्पेशलाइज्ड अगर हम चीज हमें करनी है, कोई एक पर्टिकुलर गोल हमें एट द एंड ऑफ द डे अचीव करना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स ऑल। So the finally that was the last topic, coordination. I hope आपको ये सब समझ में आया हो. If you have any queries, if you have any doubts, you can contact via this and I'll be more than happy to help you with your queries. And I hope आपको ये chapter बहुत अच्छे से समझ में आया हो. If you have any other further questions, you can let me know. Thank you so much.